हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, अब एंटी कोलिनर्जिक एजेंट क्या होंगे? वो एजेंट्स जो कोलिनर्जिक एजेंट के अपोज में काम करेंगे। मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास क्या था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था। क्या था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कौन सा था? कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम था। पैरासिम्पैथेटिक में क्या आता है? नॉर्मली जो भी हमारे एक्शन होते हैं, हमारी बॉडी जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, वो सब कैसा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। जबकि इमरजेंसी वगैरह में कैसा होता है? सिंपैथेटिक। वो आता है हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर। यहाँ पे था पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके अगेंस्ट में जो भी काम करेगा, अगेंस्ट में जो भी ड्रग काम करेंगे इसके, वो क्या कहलाएंगे? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। क्या कहलाएंगे? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। अब इन्हीं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट को हम पढ़ने वाले हैं। ये कोलिनर्जिक एजेंट कौन कौन से एक्शन करते थे? मस्करिनिक और निकोटिनिक। तो एंटी कोलिनर्जिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, एंटी मस्करिनिक हो सकता है और एंटी निकोटिनिक हो सकता है। जो मस्करिनिक एक्शन को रोके वो एंटी मस्करिनिक, और जो निकोटिनिक एक्शन को रोके वो एंटी निकोटिनिक। हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एट्रोपिन। एट्रोपिन कैसा होता है? एंटी मस्करिनिक होता है। एट्रोपिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब एट्रोपिन अगर नेचुरल हो तो क्या होता है? एट्रोपिन बोलते हैं। और सेमी सिंथेटिक हमारे पास दो तरह के एट्रोपिन है। एक है हमारे पास होम एट्रोपिन, एक है हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। जो होम एट्रोपिन था वो कहाँ पे यूज करते हैं हम? माइड्रिएटिक एजेंट में। ये क्या करवाता है? माइड्रिएसिस करवाता है। माइड्रिएसिस करवाता है। जबकि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करवाता है? ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। तो हमारे पास ये कहाँ यूज करते हैं? हम अस्थमा में यूज करते हैं। तो जो होम एट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड था, ये कैसा था? सेमी सिंथेटिक। और नेचुरल कैसा होता है? नेचुरल होता है एट्रोपिन। ठीक है। अब जो एट्रोपिन होता है, इसके बारे में अगर हम और देखें तो एट्रोपिन क्या होता है? बेलाडोना का एल्केलॉइड होता है। बेलाडोना मतलब धतूरा। धतूरा, जो धतूरा होता है उससे प्राप्त होता है, और बेलाडोना एल्केलॉइड होता है। ठीक है। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरली टर्शियरी एमीन होता है। ये कैसा होता है? केमिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टर्शियरी एमीन होता है ये। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था जनरल फार्माकोलॉजी में। तो ये कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं? टॉपिकल दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं और पेरेंटरल दे सकते हैं। मतलब तीनों रूट से हम दे सकते हैं। टॉपिकली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ओरली दे सकते हैं हम इसे, या फिर हम कैसे दे सकते हैं? पेरेंटरल रूट से भी हम इसे दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर एट्रोपिन के एक्शन और एडवर्स इफेक्ट को हम सिंपली समझें तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तरफ हमने लिखा है एक्शन, एक तरफ हमने लिखा है एडवर्स इफेक्ट, और बीच में हम पढ़ेंगे सिस्टम, कौन से सिस्टम में हम देख रहे हैं। तो सीएनएस में इसका एक्शन क्या होता है? ये कैसे काम करता है? एंटी पार्किंसनिज्म। एंटी पार्किंसनिज्म करवाता है। मतलब पार्किंसनिज्म जो भी डिजीज होती है उसमें हम एट्रोपिन देते हैं और वो इसके अपोज में काम करता है। ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? रेस्टलेसनेस कोज करवा सकता है, हेलुसिनेशन कोज करवा सकता है, कोमा, डेथ या पैरालिसिस ये करवा सकता है। अगर हम सीवीएस में देखें तो सीवीएस में इसका एक्शन क्या होता है? ये क्या करवाता है? टेकिकार्डिया करवाता है। टेकिकार्डिया कैसे? एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ाएगा और एवी नोड की एक्टिविटी बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसकी वजह से हम इसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो क्या हो सकता है? फेस फ्लशिंग हो सकती है या एडिमा हो सकता है। फेस फ्लशिंग या एडिमा। ठीक है। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो एट्रोपिन क्या करवाएगा? सिक्रीशन को रुकवाएगा। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक एक्शन क्या होता है? सिक्रीशंस को बढ़वाना। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करवाएगा? सिक्रीशन को कम करवाएगा। इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? ड्राई स्किन हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है। ड्राई माउथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सलाइवेशन को भी ये कम करवा सकता है। ठीक है। इसके बाद आंख में क्या करवाएगा? आंख में करवाएगा माइड्रिएसिस। आंख में करवाएगा माइड्रिएसिस। जीआईटी में हम क्या करवा सकते हैं? एट्रोपिन से टोन कम होगा, मोटिलिटी कम होगी। क्या होगा? टोन और मोटिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या करवाता है? टोन और मोटिलिटी को बढ़ाता है, जीआई की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो एट्रोपिन क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, तो एट्रोपिन क्या करवाएगा? टोन को भी रिड्यूस करवाएगा और मोटिलिटी को भी रिड्यूस करवाएगा। ऐसे ब्लेडर में क्या करवाता है? मसल्स को रिलैक्स करवाता है। और ब्रोंकाई में क्या करवाता है? ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। क्या करवाता है? ब्रोंकोडाइलेशन। इसलिए हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? अस्थमा में। अस्थमा में हमने पढ़ा था इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज हो रहा था। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज हो रहा था अस्थमा में। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करवाता है? ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहा था। ब्रोंकोडाइलेशन हमें जरूरी होता है अस्थमा में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है? ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन होता है। ठीक है। ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट और एक्शंस। अब अगर हम बात करें एट्रोपिन की तो ये क्या कर सकता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ये पार्शली मेटाबोलाइज होता है। और एंटी स्पास्मोडिक एट्रोपिन जो होते हैं उसके नाम एग्जांपल क्या क्या है? डाइसाइक्लोमाइन और वेलाथामेट। जो एंटी स्पास्मोडिक एट्रोपिन होते हैं इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? डाइसाइक्लोमाइन और वेलाथामेट। ठीक है। अगर हम थेरापेटिक यूज देखें, थेरापेटिक यूज मतलब इसे कहाँ कहाँ पे थेरेपी में यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ऑप्थेल्मिक यूज होगा। क्यों?
क्योंकि ऑप्थेल्मिक यूज ये क्या करवा रहा था, माइड्रिएसिस करवा रहा था। इसके अलावा प्री एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेनली तो ये जीआईटी को, टोन और मोटिलिटी को कम कर रहा था, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सलाइवेशन को कम करवा रहा था, सलाइवेशन को कम करवाएगा तो इसलिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर सीओपीडी और अस्थमा में हम इसे यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करवाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहा था। एंटी स्पास्मोटिक अभी अभी हमने देखा डाइसाइक्लोमाइन और विलातामेट था, तो एंटी स्पास्मोटिक की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। यूरिनरी डिसऑर्डर में हम यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूरिनरी डिसऑर्डर के लिए क्या करवा रहा है, ब्लैडर के मसल को रिलैक्स करवा रहा है, एट्रोपिन वहां भी काम आ रहा है। पॉइजनिंग में हम यूज कर सकते हैं, जैसे ओपी पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग, क्यूरर पॉइजनिंग, इन सब में हम क्या यूज कर सकते हैं, एट्रोपिन। जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था ओपी पॉइजनिंग हो रहा था कोलिनर्जिक एजेंट्स पैराथायन और मेलाथायन की वजह से, तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जैसे एट्रोपिन। तो एट्रोपिन यहाँ भी यूज हो सकता है। इसके अलावा पार्किंसनिज्म हमने अभी सीएनएस में देखा था, सीएनएस में इसका एक्शन हमने क्या देखा था, पार्किंसनिज्म देखा था, ठीक है, तो हम ये यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले ड्राई माउथ और ड्राई थ्रोट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ाता है क्या करवाता है, सलाइवेशन या सिक्रीशंस को कम करवाता है। इसके अलावा ब्लर विजन हो सकता है, फिर ग्लोकोमा भी इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। मिक्चुरेशन डिफिकल्टी हो सकती है, क्यों, क्योंकि ब्लैडर की मसल्स को रिलैक्स करवा देता है और बिना कॉन्ट्रेक्शन के मिक्चुरेशन नहीं हो सकता। रेस्टलेसनेस और हेलुसिनेशन हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऐसे की एक्टिविटी बढ़ा रहा था, आईवी की एक्टिविटी बढ़ा रहा था। पाल्पिटेशन करवा सकता है और बेलाडोना पॉइजनिंग करवा सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया तो बेलाडोना पॉइजनिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बेलाडोना ये किसके वजह से मिल रहा था, एट्रोपिन कहाँ से मिल रहा था, बेलाडोना एल्केलॉइड था, बेलाडोना से मिल रहा था, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, एट्रोपिन पॉइजनिंग या फिर क्या हो सकता है, बेलाडोना पॉइजनिंग हो सकती है। ये सब ये कौन करवा सकता है, एट्रोपिन करवा सकता है। ये हो गया हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में।